हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हिंदी उपन्यास के हमने कल 50% पढ़े थे व्याख्या सहित। और आप सभी ने काफ़ी अच्छा भी उसे सपोर्ट किया और बढ़िया भी लगी सबको क्लास। आज ही हम यहाँ पर हमारा पार्ट 2 है हिंदी उपन्यास का, जिसमें हम और भी टॉप मोस्ट 50% पढ़ने वाले हैं और इनको भी हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। साथ में मैंने व्याख्या आज लिख दी है, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और जो भी बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने पिछली क्लास कल वाली नहीं देखी है, तो वो उस क्लास को भी ज़रूर देख लेना। कल डाली थी पार्ट 1 के नाम से और आज ये दूसरी क्लास मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। अच्छी लगे तो लाइक कर लेना बाद में, और नहीं लगे तो भई आप करोगे नहीं वैसे भी, है ना? तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी ये उपन्यास किसका है? एक चक्कर क्लब के नाम से एक निबंध संग्रह है, चक्कर क्लब। ठीक है, बताना मुझे कमेंट करके किसका है। और ये है चक्करदार चोरी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गैमरी, लज्जाराम शर्मा या फिर बांकीलाल चतुर्वेदी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं और इन्होंने लिखा है चक्करदार चोरी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इन सब की व्याख्या मैं कल अच्छे से कर चुकी थी। ठीक है, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला जिन उपन्यासकारों को हमने कल की क्लास में नहीं देखा था, उन सब की आज व्याख्या आपको मिल जाएगी, है ना? किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये किसका कथन है? किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। तो उसे क्या कहते हैं? किसने कहा है ये? महावीर जी, प्रेमचंद, शिवानंद साय या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आप जानते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपना एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इतिहास ग्रंथ लिखा था इन्होंने, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये संवेदना सब याद रखना, ये इन्हीं के में आता है और किसी में नहीं आता। संवेदना का विकास, ठीक है। और इस ग्रंथ में इन्होंने कहा था। और दूसरा याद रखना, इसी ग्रंथ के लिए उन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, व्यास सम्मान मिला था इनको, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को 1996 ईस्वी में इनके ग्रंथ के लिए। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गर्म राख, ये किस सन में प्रकाशित हुआ था? उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख ये कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1952। ठीक है, 1952 हमारा सही हो जाएगा। 1952 इसका सही है, लेकिन रामचंद्र तिवारी जी की, इसको हम वैसे देख लेंगे। रामचंद्र तिवारी ने एक पुस्तक लिखी थी। रामचंद्र तिवारी का जो इतिहास ग्रंथ है ना, इतिहास ग्रंथ है उनका हिंदी का गद्य साहित्य। हिंदी का गद्य साहित्य नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था। उसमें इन्होंने जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1957 माना है। ठीक है, तो उन्होंने 1957 माना है, तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये उपन्यास है गर्म राख। बाकी इनके बाकी के देखते हैं। अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास एक बार देख लीजिए। सितारों का खेल 1940 में आया था, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आंखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, बांधो ना नाव इस ठाव 1974, निमीषा 1980। ठीक है, तो गरम राख उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है 1957 किसने बताया? तो रामचंद्र तिवारी जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। आगे है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, इसकी लेखिका कौन है? बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ बोलेंगी, कौन बोलेंगी भाई? प्रभा खेतान जी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये प्रभा खेतान का आंसर है, मतलब रचना है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। ठीक है, आगे इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार थे एक, जिनका नाम था सिमोन दे बोउआ। ठीक है, सिमोन दे बोउआ ये फ्रांसीसी रचनाकार थे और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था दी सेकंड सेक्स। ठीक है, दी सेकंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण, यानी कि इन्होंने अनुवाद एक इस ये जो ग्रंथ है फ्रांसीसी रचनाकार का दी सेकंड सेक्स, इसका हिंदी अनुवाद किया था स्त्री उपेक्षिता शीर्षक से। ठीक है, और इसके कारण ये काफी चर्चित रही थी प्रभा खेतान जी। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं
आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे और पीली आंधी। ठीक है, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, पुनर्नवा। ठीक है, पुनर्नवा है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाकी के उपन्यास इनके वैसे मैं दोबारा बता देती हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखा था। चारू चंद्रलेख इन्होंने लिखा था। अनाम दास का पोथा नाम से इन्होंने लिखा था। ठीक है, और पुनर्नवा ये उपन्यास इनके जो पूछे जाते हैं। बात करें हम बुधवा की बेटी, तो बुधवा की बेटी किसका है? उग्र साहब का है। निरुपमा किसका है? तो ये निराला जी का है निरुपमा। और निर्वासिता किसका है? तो निर्वासिता की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अनूप लाल मंडल। ठीक है, अनूप लाल मंडल के द्वारा लिखा गया है। निर्वासिता एक निर्वासित नाम से भी है जो इलाचंद्र जोशी का है। पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती। इसका रचना काल क्या है? 86, 92, 77 या फिर 1900 ईस्वी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1877 में ये प्रकाशित हुआ था भाग्यवती। ये ध्यान रखना है पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर साथ में व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज हमारी व्याख्या सहित क्लास चल रही है। इनकी आज मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। ठीक है, आप जरूर देख लेना। ये सारी क्लासेस नाटक हम कर चुके हैं, जीवनी और आत्मकथा कर चुके हैं, है ना। आत्मकथा नहीं की अभी, जीवनी की है। और ये हमारी चौथी क्लास है। उपन्यास की 2 क्लास की हैं। फिल्लौरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ और हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आप देख सकते हैं एक ही आदमी की कितनी सारी खूबी थी, है ना। इनके द्वारा रचित आत्म आरती थी ओम जय जगदीश हरे, बहुत ही लोकप्रिय हुई नहीं बल्कि आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ये आरती ऐसी है जिस जो हर किसी को आती है ना। हर किसी को अपने घर में इसे बोला जाता है। फुल्लौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सत्यामृत, प्रभा, सत्य उपदेश और तत्व दीपक। ठीक है, ये फुल्लौरी जी का अम, अन्य जो उपन्यास है, जो रचनाएं वो देख लेना। फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु 1954 ईस्वी में इन्होंने पहला अपना उपन्यास प्रकाशित करवाया था, मेला आंचल। ठीक है, 1954 ईस्वी में। और इसका चलो इसके बारे में शायद मैंने दे रखा है। आंचलिक उपन्यासकार थे ये। सबसे पहले इन्हीं से आंचलिक उपन्यासकारों की उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। और अगर हम बात करें बाकी के उपन्यास की, तो मृगनयनी किसका है भाई? मृगनयनी किसका है? राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? मृगनयनी। एक सेकंड, मैंने पूरा यहाँ पर दे रखा है, चलो, है ना। व्याख्या: फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार है। रेणुकृत मेला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। ठीक है, आंचलिक का मतलब ये होता है कि जो ग्रामीण जो गांव वगैरह हैं, जो आंचलिक जो उसमें कथा दी जाती है। ठीक है, आंचलिक कथाएं इसमें वर्णित होती हैं। तो इसमें मेरीगंज गांव है, ये गांव का नाम आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। हर एग्जाम में पूछा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। मेला आंचल इन्होंने लिखा था। पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ रखी होंगी, पहले पढ़ रखी होंगी, लेकिन मेरी क्लास का जो उद्देश्य है सीधा सीधा आपको बार बार रिवीजन करवाने का है। ठीक है, जब तक आप बार बार किसी चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो आप कोई भी पेपर आसानी से नहीं निकाल सकते। तो आपको ये याद भी है तब भी दोबारा पढ़िए, है ना। 4 बार 5 बार जितना बार पढ़ा जाए उतना कम है, तभी याद होती हैं चीजें। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। इनके गुरु कौन थे? रेणु साहब के बंगला उपन्यासकार थे सतीनाथ भादुड़ी। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि जो मृगनयनी अभी मैं आपको बताने वाली थी, मृगनयनी उपन्यास इन्हीं का लिखा गया है। ठीक है, मृगनयनी उपन्यास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इनको वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई थी। एक और उपन्यास आया था हमारे ऊपर, शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 40 और 44, 1900। और गोदान आप जानते ही प्रेमचंद जी का है। आगे राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का है। 1968 में प्रकाशित हुआ था। और इसका भी एक गांव का नाम पूछा जाता है, ये शिवपालगंज।
ठीक है? इसमें सिपालगंज गाँव का वर्णन है, इसको भी थोड़ा याद रखना। आगे देखते हैं भाई, दे रखा है, राग दरबारी उपन्यास में सिपालगंज गांव की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। ठीक है? केवल पूरी तरह से ये आंचलिक पर आधारित नहीं है, बल्कि ये राजनीति से भी संबंधित है। इसमें जो ये राग दरबारी है, राग दरबारी में क्या होता है, चुनाव वगैरह चलते रहते हैं समय समय पर, और जो जीतता रहता है ना, वो बार बार वही जीतता रहता है ना? इस तरह की कुछ ये कहानी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। व्यंग्य भी कहीं न कहीं इसमें दिखाया गया है, और आंचलिक भी ये है, ग्रामीणों से संबंधित है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास निम्न हैं: सूनी घाटी का सूरज इन्होंने लिखा था 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएँ टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। ठीक है? ये सारे उपन्यास इनके याद रखना। सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा रचित उपन्यास है राग दरबारी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1968 में ये प्रकाशित हुआ था, और 1969 में 1 साल बाद इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है? 2011 में 2 लोगों को एक ही पुरस्कार से नवाजा गया था, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? छाया मत छूना मन, ऐसा कौन कहता है? हरि सुमन विष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी या सुभाष जोशी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिमांशु जोशी जी का है ये। ठीक है? छाया मत छूना मन, ये उपन्यास किसका है? तो हिमांशु जोशी जी का है। इनको देख लेते हैं एक बार। हिमांशु जोशी का उपन्यास है अरण्य, इन्होंने लिखा था। महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए सूराज। ठीक है? सूराज, इस नाम से इन्होंने उपन्यास लिखे थे, इनको याद रखना। हरि सुमन विष्ट के उपन्यास है ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा। ठीक है? होना पहाड़ा, आछरी माछरी, ये उपन्यास हरि सुमन विष्ट जी के हैं। शैलेश मटियानी के उपन्यास है हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी और मुठभेड़। ठीक है? ये सभी शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है, इनको अच्छे से याद रख लेना। एक जगह कहीं कॉपी पर लिख लेना, नहीं भी लिखो तो 2-3 बार क्लास को देख लेना, है ना? समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम नामक उपन्यास किसका है? गौरापंत शिवानी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। ये समय सरगम जो उपन्यास है वो किसका है? कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती के सारे उपन्यास मैंने कल की क्लास में आपको क्रम वाइज करवा दिए थे, तो वहां जाकर के आपको देखना पड़ेगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी भी मिला था, है ना? तो ये उपन्यास किसका है? चित्रा मुदगल का है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये रचना का नाम है, और चित्रा मुदगल जी की ये रचना है। ठीक है? आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इस उपन्यास के लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी भी मिला था। ठीक है? 5 दिसंबर 2018 में 2018 का जो साहित्य अकादमी वो किसको मिला था? चित्रा मुदगल जी को मिला है। इनके अन्य उपन्यास है आवा 2002, लपटें 2000, सॉरी, आवा 2000, लपटें 2000, पेंटिंग अकेली है, ये 2014 में लिखा था जब मोदी जी आए थे। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये 2016 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, नया है, और इसके 2 साल बाद 18 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास हैं तालाबंदी 1991, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996। इनको याद रखना। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास हैं स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदन्नम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999। अलगा सरावगी की बात करें तो कलिकथा, बाया बाईपास, शेष कादम्बरी को 2001, कोई बात नहीं 2004 में आए थे। तो ये सारी जो क्या है कवियत्री हैं, इनको भी याद रखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अभी तो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भई ये उपन्यास है, लेकिन आपको वैसे याद रखना पड़ेगा इसे अच्छे से, है ना? इनके देख लेते हैं एक बार। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हरिऔध जी के अन्य उपन्यास हैं अधकिला फूल। ठीक है? अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, इन्होंने 2 ही उपन्यास यहाँ पर लिखे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है? ठेठ हिंदी का ठाठ जो पुस्तक है उसमें क्या है? मुहावरे हैं।
मुहावरों का भंडार है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं, इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1947। गलत हुआ, 1 आध साल और जीने चाहिए थे, कम से कम आज़ाद भारत में तो रहते। गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा गया है, किसके द्वारा? गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। प्रिय प्रवास का पहले नाम था बिरजांगना विलाप, ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास वो है जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है ना? इसका पहले नाम क्या था? बिरजांगना विलाप था और बाद में इसका प्रिय प्रवास कर दिया गया था, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 17 सर्ग है उसके अंदर। चंद्र और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? तो ये हुआ है गुनाहों का देवता। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 13 में? गुनाहों का देवता हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चंद्र और सुधा की जो कहानी है, प्रेम कहानी और करुण कहानी है, ये गुनाहों का देवता में दी गई है। आगे है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम इसकी बात करें तो ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। नदी के दीप की बात करें तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। अज्ञे का है नदी के दीप। और अंधेरे बंद कमरे किसका है? तो मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे। सूरज का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती जी का है। आगे, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? जीनी जीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। मैंने बताया था कल आपको, ये बुनकरों के जीवन पर आधारित है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैया दास की माड़ी भीष्म सानी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो 14 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है। ठीक है, अब्दुल्ला दीवाना पर किसका है भाई? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। लाल थोड़ा मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिश्र शर्मा अलग-अलग नाम आते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है। कौन-सा सुमेलित नहीं है भई? क्या कर्म भूमि में अछूतोद्धार की समस्या नहीं दिखाई? कायाकल्प पारलौकिक समस्या से संबंधित नहीं है? सेवा सदन में क्या वेश्याओं की समस्या नहीं है? गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या क्या नहीं है? तो देखो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। कर्म भूमि ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास है, लेकिन गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है। फिर गबन में किससे संबंधित है भाई? गबन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय जीवन से संबंधित है। मध्यम वर्गीय जीवन की जो विषमताएं हैं उन पर यह आधारित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? रैक्व आख्यान किस उपन्यास को कहा जाता है? तो सही हो जाएगा हमारा अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा हमारा सही हो जाएगा। ये उपनिषद के युग से संबंधित है, थोड़ा इसको याद रख लेना। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया ये रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, 1925 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि इनका क्रम मैंने कल भी आपको पूरा पढ़ा दिया था, अब भी शायद आगे देख लेंगे अगर होगा तो, नहीं तो कल पढ़ा दिया था, है ना? रंगभूमि, ये इसमें सूरदास भी एक पात्र है, सूरदास। विनय और सोफिया और सूरदास भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, उपन्यास एवं मुख्य पात्र, यहाँ पर थोड़ा सा इनको देख लीजिए रुक करके, जरूरी तो नहीं है इस बार आपसे रंगभूमि से ही पूछा जाए, कुछ और से पूछा जा सकता है। सेवा सदन सुमन, सुमन किसकी पात्र है? सेवा सदन सुमन और शांता। ठीक है, सुमन और शांता सेवा सदन से संबंधित है ना? कायाकल्प चक्रधर और अहिल्या। ठीक है, अहिल्या ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्ध है। अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, इस पे छोटी की मात्रा नहीं आती। शुद्ध शब्द का भी याद रखना। गबन में जालपा और रामनाथ शामिल हैं। कर्म भूमि में अमरकांत और सकीना शामिल हैं। गोदान में होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, मेहता, मालती आदि। इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, मिस्टर खन्ना, है ना, राय साहब और अमरपाल सिंह, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये इसके इंपॉर्टेंट हैं। आगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रवाह खेतान अपने अपने चेहरे, अभी हमने पढ़ा था पीछे। नासिरा शर्मा ठीकरे की मगनी, सूर्यवाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मृदुला गर्ग का नहीं है। ये जो एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग का नहीं है, फिर किसका है? ये चित्रा मुदगल जी का है। ठीक है, चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता ये उपन्यास किसका है? तो रणेंद्र साहब का है। रणेंद्र साहब का है ग्लोबल गांव के देवता, और इसमें न्यूयॉर्क को सर्वोच्च देवलोक के रूप में
बताया गया है। और ये भी ध्यान रखना, ये जो उपन्यास है ना, वो किससे संबंधित है, तो आदिवासियों से संबंधित है। आदिवासियों से संबंधित है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन-सा है? प्रेम कहानी में उठने वाले जो सामाजिक अवरोध होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि पर कौन-सा उपन्यास लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है ना? भीष्म साहनी जी का उपन्यास 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये प्रेम कहानी से संबंधित है। बाकी जुलूस, खुदा सही सलामत, रविंद्र कालिया, मुझे चाँद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, इसको सबको याद रख लेना। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो चेतन इनके गर्म राख उपन्यास का जो है पात्र नहीं है। ठीक है, चेतन गर्म राख में शामिल नहीं है। बाकी को याद रखना, इसमें चेतन नहीं है, लेकिन इसका जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है जगमोहन। ठीक है, चेतन तो नहीं है लेकिन प्रमुख पात्र का याद रखना, ये जगमोहन है, ये ध्यान रखना। उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस रचनाकार का है? किस इतिहासकार का है? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 22 में? ये बाबू गुलाब राय ने कहा है ना, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे कि मनुष्यों का मोटापा। हमारा सही हो जाएगा बाबू गुलाब राय। आगे निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो नत्थू, रिचर्ड या फिर हयात बख्श। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन इसमें तमस तमस उपन्यास आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, 1973 में प्रकाशित हुआ था, 1973 ईस्वी में। और उसका पात्र कौन-सा नहीं है? रत्तो नत्थू, रिचर्ड या फिर हयात बख्श। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रत्तो। रत्तो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, रत्तो इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अंग्रेजों की कंपनी थी, जिसके माध्यम से यहाँ पर शासन चल रहा था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या फिर श्यामा स्वप्न। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। कल इसके बारे में हम काफी कुछ बता चुके थे, 1882 में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रथम अंग्रेजी मौलिक ढंग का इसे प्रथम उपन्यास माना जाता है अंग्रेजी ढंग का, ये ध्यान रखना। और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम क्या था? जो उपन्यास उन्होंने लिखा था, तो 25 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा। 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था बाणभट्ट की आत्मकथा, है ना? और इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, ये ध्यान रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा इनका सर्वोत्तम उपन्यास है जो माना जाता है। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन-कौन सी विशेषता नहीं होती है? क्या स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इन्होंने नहीं किया? आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, आंचलिक जनजीवन का चित्रण या आंचलिक भाषा का प्रयोग? तो यहाँ पर हमारा 26 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, आंचलिक उपन्यासों में स्वाधीनता आंदोलन आंदोलन से संबंधित ये नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है? आवारा मसीहा ये एक जीवनी विधा है, जीवनी है ये। और ये जीवनी किसकी है? तो शरत चंद्र की, जो कि बांग्ला साहित्यकार थे, शरत चंद्र। और ये लिखी किसने थी? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी। आगे परीक्षा गुरु के नायक का नाम बताइए। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है हमारा मदन मोहन। ये मदन मोहन हमारा सही हो जाएगा। ब्रज किशोर इसी का मित्र था, और मित्र भी कैसा था? वकील था, मित्र वकील था। ठीक है, सुंदरलाल सोहनलाल से इसका कोई संबंध नहीं है। 1882 में प्रकाशित हुआ था। बार बार बोल बोल दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 41 प्रकरणों में ये विभक्त है।
ठीक है, छोटे-मोटे 41 प्रकरणों में ही विभक्त है। पूसा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, इसकी नायिका कौन है? 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सुषमा। ठीक है, सुषमा इसकी है और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी में आया था। ये उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है, जिसकी नायिका का नाम है सुषमा। ये प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का सजीव अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 ईस्वी, भये कबीर उदास 1907 और नदी 2013 ईस्वी। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, शायद आपको ध्यान नहीं हो। उपेंद्र नाथ अस्क जी का 1947 में है ना, जब देश में 2 पार्टीशन हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से बँट गया था हिंदुस्तान, है ना? 1947 में गिरती दीवारें, ठीक है, याद रखना है। कौन-सा एक उपन्यास है जो पूरी तरह किसान के जीवन पर केंद्रित है? तो इनमें से किसान जीवन पर कौन-सा पूरी तरह से केंद्रित है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए सेवा सदन, ठीक है? नहीं, सेवा सदन कहाँ इससे संबंधित है? हाँ भाई, बी सही हो जाएगा, ठीक है? बी सही हो जाएगा, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम सही हो जाएगा। ये पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से प्रेम और किसान जीवन पर केंद्रित है। प्रेमाश्रम, प्रेम है ना, किसान जीवन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है चोटी की पकड़ की विधा क्या है? चोटी की पकड़ ये निराला जी का उपन्यास है। निराला जी का उपन्यास है चोटी की पकड़, और ये इनका अधूरा उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास रह गया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। चोटी की पकड़। आगे है सोया हुआ जल। इस उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? सोया हुआ जल की जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है? भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की कहानी से, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी, सामाजिक विसंगतियों का वर्णन या फिर काशी का इतिहास। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी। है ये सोया हुआ जल उपन्यास में दिखाया गया है। अच्छा, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अभी मैंने यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन बता देती हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, ठीक है? सर्वेश्वर दयाल दयाल सक्सेना, ठीक है? इसको याद रखना। आगे 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार ऐसे थे जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? तो ये थे प्रेमचंद जी, ठीक है? प्रेमचंद जी थे 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो इस समय प्रेमचंद जी पर उनका उस आंदोलन का बड़ा ही प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी सरकारी नौकरी से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से फिर साहित्य के सृजन में लग गए। आगे है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन है जो कि प्रेमचंद जी के विषय में सही नहीं है? प्रेमचंद जी के विषय में कौन-सा सही नहीं है? तो सही आंसर हमारे यहाँ पर कौन-सा होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल गलत है। प्रेमचंद जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, ठीक है? लेकिन संस्कृत निष्ठ हिंदी हिंदी का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? चितकोबरा। मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या फिर मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चित कोबरा किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हमारा ए है, ये मृदुला गर्ग जी ने लिखा है, ठीक है? चित कोबरा किसका है? 1979 में प्रकाशित हुआ था, जो कि मृदुला गर्ग जी ने लिखा था। आगे बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? बुधवा की बेटी नामक ये उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बुधवा की बेटी तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है, ठीक है? 37 में हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें अछूतोद्धार की समस्या है, ठीक है? अछूतोद्धार की समस्या से संबंधित है। ओके, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तिलस्मी अय्यारी, अ, जो उपन्यास थे उनके प्रवर्तक माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री जी, तो ये इसी से संबंधित है, ठीक है? और एक कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है, जो कि 1877 में प्रकाशित हुई थी। और ये थी किसकी? ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना पड़ेगा, ठीक है। आज के 50 क्वेश्चन है, तो अभी भागना नहीं, पूरी क्लास जरूर देख लेना, है ना। और लाइक शेयर भी वही कर देना, हाइप भी कर देना, आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 1800, ओ सॉरी, ये 70 है भैया ना, मैंने कल भी 77 बता दिया था, मुझे एक्चुअली वही याद था। भाग्यवती था 1877 और देवरानी जेठानी की कहानी था 1870, है ना। 1870 ये पंडित गौरीदत्त की सरमाए श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है भाग्यवती 1870 ईस्वी। डॉक्टर विजय संकल, अच्छा ये क्या कह रहा है कि देवरानी जेठानी की जो कहानी है इसको प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो गोपाल राय जी ने माना है। जबकि श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती को किसने प्रथम उपन्यास का दर्जा दिया है? तो दिया है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने, ठीक है, इन्होंने प्रथम माना है। तथा श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये परीक्षा गुरु को शुक्ल जी ने प्रथम माना है। वामा शिक्षक जो कि 1872 ईस्वी में आया था। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय द्वारा रचित है। हास उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? हास उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा किसान की आत्महत्या, ठीक है। किसान आत्महत्या से संबंधित है, संजीव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये जो उपन्यास है फांस, वो किसने लिखा है? तो संजीव ने लिखा है। संजीव के द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, धार 1990, सावधान नीचे आ गए 1986, जंगल जहां से शुरू होता है 2000 ईस्वी। ये इनके उपन्यास हैं जो लिखे गए हैं, याद रखना। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इनको मैं कल क्रम से आपको बता चुकी थी। जो लास्ट वाली क्लास भाई नहीं देखे ना, वो जरूर देख लेना, ठीक है। जरूर से जरूर देख लेना, इसी तरह की क्लास थी वो भी। जो साहित्यकार आज इसमें क्रम से या फिर नहीं है डिटेल में, वो उसमें मिल जाएंगे। बाजार हुस्न के नाम से कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो 41 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है सेवा सदन, ठीक है। बाजार हुस्न सेवा सदन इससे संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? वेश्या के जीवन पर आधारित है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? महाभोज किसने लिखा है? तो मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1979 ईस्वी, ठीक है। 1979 ईस्वी हमारा सही हो जाएगा। ये मन्नू भंडारी महाभोज 1979 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। मन्नू भंडारी कृत जो महाभोज है, इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास नाम से महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में छपा और फिर इसे नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये एक ऐसा उपन्यास है जो दो दो विधाओं में आता है, उपन्यास भी है और नाटक भी है ना। महाभोज इस पहले 1979 में उपन्यास के रूप में आया और उपन्यास के रूप में ही हमेशा पूछा जाता रहा है आज तक। 1983 में यही नाटक के रूप में फिर से प्रकाशित किया गया। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। सरोहा गांव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। मन्नू भंडारी के कृत उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी। आपका बंटी 1971 उपन्यास बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। निम्न में से कौन सी रचना है जो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कौन सी रचना नहीं है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, चंद्रकांता इनकी नहीं है। चंद्रकांता किसकी है? तो ये आप जानते हैं भली भांति। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों